जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है भाई? अच्छा यार, ये हमने कल पॉइंट 6 पढ़ा था बिजली के बिलों तक। पॉइंट 7 में आ जाओ। इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन, ये क्या होता है? इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन? एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड लोन, किसको? टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड किया। जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड किया तो एम्प्लॉयर क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं एम्प्लॉय के साथ? अरेंजमेंट नंबर 1, एम्प्लॉयर चार्ज्ड, ऑप्शन नंबर 1 0% इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर चार्ज्ड 0% इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉयर चार्ज्ड 10%, 11% इंटरेस्ट, ठीक है। एम्प्लॉयर चार्ज्ड 7% इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर ने 7% इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। अच्छा, इसको पता क्या कहते हैं? ये मैं ब्लू मार्कर से लिखने लगा हूं। इसे कहते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन। बोलो, इंटरेस्ट फ्री लोन। इसको पता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बिलो बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट है 10%। बेंचमार्क होता है आइडियल रेट। बिलो बेंचमार्क रेट 7%। इसे कहते हैं एट और बोलो 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 अबव बेंचमार्क रेट। एट और अबव बेंचमार्क रेट। क्लियर? चलें जी, नोट कर लें यहां तक। जल्दी नोट करो। नोट कर भी लिया? गुड। एड इन सैलरी इनकम 10% इंटरेस्ट, 10 माइनस 7 3% और 0%। लॉजिक अब आपने मुझे खुद बतानी है इसकी, पहले नोट कर लो। पॉज करना। जी भाई, अब ना लॉजिक सुन लो यार। एक लफ्ज है बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट, बेंचमार्क रेट होता है एक आइडियल रेट। आइडियल रेट है लॉ मेकर की नजर में 10%। यानी अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा यार तुझे पैसों की जरूरत है, एम्प्लॉय ने कहा जी सर मुझे उधार की जरूरत है, पैसे घर में मुझे चाहिए, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उधार दे दे, लेकिन 10% इंटरेस्ट ले ले, बस 10% तक इंटरेस्ट ले ले। लॉ मेकर कहते हैं 10% तक इंटरेस्ट ले ले। अच्छा, अब एम्प्लॉयर क्या करते हैं? एम्प्लॉयर की अपनी मर्जी होती है। एम्प्लॉयर ने लॉ मेकर की कहां से? एम्प्लॉयर की अपनी मर्जी होती है। एम्प्लॉयर कहां एम्प्लॉय है? एम्प्लॉयर जो मर्जी करे। अच्छा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा एम्प्लॉयर चार्ज्ड, एम्प्लॉयर चार्ज्ड 0% इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर चार्ज क्या मतलब यार? एम्प्लॉयर चार्ज का मतलब है एम्प्लॉय पेड। हाँ, एम्प्लॉयर चार्ज का मतलब है एम्प्लॉय पेड। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि तू मुझे 0% इंटरेस्ट पे कर दे। एम्प्लॉय तो खुश हो गया, यार मैंने तुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। लॉ मेकर ने कहा बेंचमार्क और आइडियल रेट इसकी सैलरी में ऐड कर दो, क्योंकि इसको बड़ा फायदा हुआ है। सोचो एम्प्लॉय को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। एम्प्लॉय विल बी वेरी खुश। एम्प्लॉय बहुत खुश होगा। एम्प्लॉय की बातें खिल जाएंगी, कहेगा एम्प्लॉयर तूने मुझे 0% इंटरेस्ट डाला है। तो एम्प्लॉय कहेगा मेरी तो मजे लगे, 0% इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, यानी मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना। तो लॉ मेकर कहेगा तेरे तो मजे लगे हुए,
10% इंटरेस्ट तेरी सैलरी में हम ऐड कर देते हैं, लोन के ऊपर 10% इंटरेस्ट उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। यानी एम्प्लॉय को सेविंग हो रही है ना, शायद बैंक से जाके लेता तो 10% इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता, तो एम्प्लॉय को बच रहा है इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से। आगे चलो, एम्प्लॉय पेड 7% इंटरेस्ट, एम्प्लॉय ने कितना इंटरेस्ट पे किया 7%, इट इज बिलो 10%, इट इज इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं, इट इज बिलो 10%। जब ये पे किया एम्प्लॉय ने, तो पे करते ही एम्प्लॉय ने कहा यार मैं तो 7% इंटरेस्ट दे रहा हूं, बैंक से शायद मुझे 10% इंटरेस्ट मिलता, लेकिन इधर मुझे 7% इंटरेस्ट देना पड़ता, बैंक को 10%, लेकिन इधर मुझे 7% देना पड़ा है, तो एम्प्लॉय कहेगा मुझे 3% की सेविंग हो रही है, थोड़ा सा खुश तो होना बनता है। तो बोलो बेंचमार्क रेट कितने 10, एम्प्लॉय कितना पे करें इंटरेस्ट 7%, तो एम्प्लॉय को खुशी कितने की हो रही है 3%। अच्छा, अब आखिरी बात से शायद आपको सारी बात समझ आ जाएगी, इधर गौर से देखना। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, आपसे बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया और एम्प्लॉयर ने चार्ज किया उसे 10% इंटरेस्ट या 11% इंटरेस्ट। एम्प्लॉय सर पकड़ के बैठ गया, एम्प्लॉय ने कहा यार इतना तो मैं बैंक को भी देके कर सकता था पे, ये तो मुझे बैंक से भी मिला था, तेरी वजह से मुझे क्या फायदा हुआ। तो लॉ मेकर कहता है यार तूने एम्प्लॉय को बहुत परेशान किया हुआ, तूने इतना ज्यादा उससे इंटरेस्ट ले रहा है, तो एम्प्लॉय की सैलरी में इंटरेस्ट ऐड करना नहीं बनता, एम्प्लॉय की सैलरी में इंटरेस्ट ऐड करना नहीं बनता। तो कितने सिनेरियोज हो गए 3। आइडियल रेट पहले याद कर लो क्या है, आइडियल रेट क्या है 10%। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहे तू बिल्कुल इंटरेस्ट ना दे, तो पेपर में आपने एम्प्लॉय को फुल बेनिफिट जो है एम्प्लॉय को मिल रहा है, याद रखिएगा पेपर में आपने 10% सैलरी में ऐड कर देना। एम्प्लॉय इधर खुश हो रहा था, अब ये 10% देकर रोने लग जाएगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि यार तू एम्प्लॉय अच्छा है, 10% इंटरेस्ट वैसे मार्केट में लोगों को मिल रहे हैं इतने लोन पे, तो तेरे लिए 7% इंटरेस्ट रेट कर देता हूं, एम्प्लॉय को कितना फायदा हुआ 3%, ये उसकी सैलरी में होगा। और अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा कि यार बैंकों से भी 10-11% 12% पे इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, मैं तुझे भी 10-11-12% पे इंटरेस्ट दे देता हूं, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से बेचारे को फायदा ही कोई नहीं हुआ। तो सैलरी में कुछ ऐड नहीं करना, इधर 10 हो 11 हो 12, नेगेटिव का तस्वुर कोई नहीं है। क्या आप ये कहोगे 11% है तो 10 - 11 -1%, नहीं ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। तो अच्छा अब बताओ 0% वाले के सिनेरियो को क्या कहते हैं, 10 से कम वाले को, और 10 11 12 13 14 15 अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से, तो इस सूरत में अच्छा अगर इधर होता 8%, तो 10% मार्केट रेट है, 8% एम्प्लॉय पे कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय को बच कितना रहे 2%। असल में जो एम्प्लॉय को बचत हो रही है ना, वो हमने सैलरी में ऐड करनी है। चलें जी पढ़ो जी पॉइंट 7, वेयर लोन इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय, द सैलरी में क्या डाला जाएगा, वेयर नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड बाय एम्प्लॉय। नो का क्या मतलब है, एम्प्लॉय इंटरेस्ट पे नहीं करा 0%, तो फिर सैलरी में कितना ऐड करना है 10%, अमाउंट टू बी एडेड इन सैलरी 10%, वो जो पहले वाला सिनेरियो था हमारा। इधर लिखो, लेफ्ट वाले डब्बे में 0, राइट वाले में 10। अच्छा, वेयर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉय इज लेस देन बेंचमार्क रेट, फर्ज करो 7%, लिख लो, वेयर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉय इज लेस देन बेंचमार्क रेट, आइडियल रेट क्या है 10%, तो 10% से कम पे दिया एम्प्लॉयर ने। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉय, बताओ प्रॉफिट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉय कितना है, डिफरेंस बिटवीन 7% एंड प्रॉफिट ऑन लोन कंप्यूटेड एट बेंचमार्क रेट, बेंचमार्क रेट कितने 10%, देखना डिफरेंस कितने 3%। द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑन लोन का क्या मतलब होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, प्रॉफिट ऑन लोन का वैसे मतलब बता रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉय एंड इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्यूटेड एट बेंचमार्क रेट, दोनों का डिफरेंस। ऊपर वाले सिनेरियो में कितना ऐड करना है और नीचे वाले में 3%। और भाई ये वाला सिनेरियो लॉ मेकर ने नहीं कहीं डिस्कस किया हुआ, ये वाला, क्योंकि ऐसी सूरत में एम्प्लॉय बेचारे को बच्ची कुछ नहीं रहा, तो ये वाला सिनेरियो उसने डिस्कस नहीं किया। ओके, अब ना जरा इधर आओ नीचे, देखो हाइलाइटर, देखो अब इधर आओ। बेंचमार्क रेट क्या है यार, बेंचमार्क रेट यार इसकी बड़ी लंबी कहानी है। ये लॉ आया था 2003 में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, लेकिन आते आते 2003 हो गया था, तो ये लॉ आया था 2003 में। तो 2003 में ये बेंचमार्क रेट था 5%, बहुत पुरानी बात है, हम तो 2021 में बैठे हैं। फिर ना आइडियल रेट असल में उस जमाने में कम था,
बैंकों ने भी रेट कम रखे होते, बहरहाल बैंकों के रेट हमने देखने नहीं होते, लॉ ने अपना ही रेट दिया हुआ 10%। फिर पता है क्या किया लॉ मेकर ने? लॉ मेकर ने कहा यार 2003 में ना रेट है आइडियल 5%, 2004 में इसको कर दो 6%, 1% बढ़ा दिया लॉ मेकर ने। 2005 में लॉ मेकर ने कहा इसको 7% कर दो, वो जो 10% है हमारा। 2008 में कहा इसको 9% कर दो, वो गड़बड़ होगी। 2006 में कहा 8% कर दो, हर साल का 1% बढ़ाना है। जब 2007 का साल आया था ना तब 9% हो गया था। 2008 का साल जिस सन में हमने क्वालिफाई किया था, आप लोगों ने तो उस वक्त सीएसए शुरू भी ना किया हो, उस वक्त ही ये रेट 10% हो गया था। और फिर उसके बाद 2009 आया, अब कोई फर्क नहीं पड़ा। 2010 आया रेट, अब 2021 में हम बैठे हैं तो रेट 10% ही है। 2021 में हम बैठे हैं तो रेट 10% ही है। तो इसलिए इन सारे चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं, ना आपको कुछ नोट करने की जरूरत है। बहुत पुराना रेट क्या था 2003 में बताओ? 5%। पढ़ो, बेंचमार्क रेट फॉर द टैक्स ईयर 2003, द रेट इज 5% per annum, and for the rate for each coming year will be increased by 1%, but a cap will be placed at 10%। यानी 10% से रेट बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आजकल क्या रेट चल रहा है बोलो? सो रेट फॉर करंट एंड कमिंग ईयर्स इज फिक्स्ड एट 10%। तो हमें तो 2021 का सवाल आएगा पेपर में, तो रेट 10% है उसमें बेंचमार्क रेट। तो मेरे ख्याल से ना बस डेफिनेशन तो आप याद कर लीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ इसको सर्कल लगा लेता हूं कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 10% बस मुझे याद होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। थ्योरी में हाँ याद करें तो सारा कर लेना। अच्छा, पता है ये सारी प्रोविजंस किन लोगों के लिए हैं? ये सारी प्रोविजंस तब लगेंगी जब आप एम्प्लॉय को ज्यादा लोन दें, ज्यादा लोन दें, तब ये प्रोविजंस लगेंगी, जब एम्प्लॉय को ज्यादा लोन दें। और अगर अपने एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत लोन दे दिया तो फिर ये प्रोविजंस लगेंगी नहीं। सर क्या मतलब, क्या ज्यादा लोन थोड़ा लोन? एम्प्लॉयर के पास आया, एम्प्लॉय ने कहा सर मुझे लोन चाहिए लाख लाख रुपया। एम्प्लॉय ने कहा ये ले यार लाख रुपया लोन पकड़ ले जा, इंटरेस्ट ना दें। ये ज्यादा लोन नहीं है, ये थोड़ा बहुत लोन है, ये तो लाख रुपया कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत लोन है। तब अगर इंटरेस्ट फ्री है भी तो 10% ऐड ना करना, क्योंकि ये प्रोविजन सिर्फ ज्यादा लोन के लिए है जो मैंने आपको पढ़ाई है। दूसरा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास आया, सर मुझे लोन चाहिए। एम्प्लॉयर ने कहा कितना? 8 लाख। तो एम्प्लॉय ने कहा अच्छा यार ले ले 8 लाख लोन ले ले, इंटरेस्ट ना दें यार। फिर भी आपने कुछ नहीं करना, ये ज्यादा लोन नहीं है। 8 लाख, 8 लाख क्या है? कुछ भी नहीं है। 8 लाख क्या है? कुछ भी नहीं है। एक एम्प्लॉय आया, उसने आके कहा 12 लाख लोन लेना है। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है इंटरेस्ट ना दें यार जाओ। अब ये सेक्शन लगेगा 12 लाख में हम 10% उसकी सैलरी में ऐड करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, क्योंकि ये ज्यादा लोन है। ज्यादा का क्राइटेरिया सुन लो 10 लाख। ये प्रोविजन सिर्फ तब लगेंगी, इस सारे को सर्कल लगा के, व्हेन लोन इज ग्रेटर देन, ये 1 मिलियन होता है ना 10 लाख, 1 मिलियन को कहते हैं 10 लाख। हाँ 1 मिलियन को कहते हैं 10 लाख। ये सारे डायग्राम को सर्कल लगा के ना, ये लगेगा तब जब लोन 10 लाख से ज्यादा है। अगर 10 लाख तक एम्प्लॉयर ने लोन दिया है, वो छोटा मोटा लोन है, वो तो खैर है। चलो जी पढ़ो। ये डब्बे में देखो नीचे एक्सेप्शंस हैं, इन दो का नाम पता है क्या रख लो? एक्सेप्शंस पहली पढ़ाओ। 1, however nothing will be added in salary income if the loan is up to 10 लाख। 10 लाख तक लोन को क्या कहते हैं? छोटा मोटा लोन। अगर एम्प्लॉय को छोटा मोटा लोन दे दें तो फिर सैलरी में कुछ ऐड नहीं करना, फिर ये ऊपर डब्बे डुब्बे और इन चक्रों में ना पड़े। हाँ अगर एम्प्लॉय को 11 लाख लोन दिया, 12 लाख लोन दिया, फिर ये प्रोविजन लगाएं आप। आप बताओ यार क्या करें? जम मारते हैं, कंट्रोल एंड का बटन दबाते हैं और चैप्टर के आखिरी सफे पे आ जाते हैं, सेकंड लास्ट सफे पे। यार ये न्यूमेरिकल खत्म ही नहीं हो रहा, मोइन वाला। पढ़ें जी। कौन सा पॉइंट इसका रह गया था? 7, 8 और 9। 7 पढ़ो। यार बताओ, लिखो एम्प्लॉइज पेइंग 4%।
यही मतलब है ना, कैरीज इंटरेस्ट एट अ मार्कअप ऑफ 4% पर एनम। एम्प्लॉइज पेइंग, अबू बकर यार ये जरा मिटा देते हो, बल्कि रहने दो, चलो मिटा दो। एम्प्लॉइज पेइंग इंटरेस्ट एट 4%। आवाज का इशू तो नहीं होगा कोई? एम्प्लॉय इंटरेस्ट पे कर रहा है 4%। ऑन 31 दिसंबर 17 ही रिसीव्ड अ लोन ऑफ 20 लाख फ्रॉम, 20 लाख इज ग्रेटर देन 10 लाख, तो ये रूल्स लगेंगे। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट, लोन कैरीज इंटरेस्ट एट 4% का क्या मतलब होता है? एम्प्लॉय को लोन देना, एम्प्लॉय को इंटरेस्ट देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को 4% के एतबार से। मार्केट का रेट लफ्ज यूज नहीं करना, लॉ का जो बेंचमार्क रेट है वो कितने परसेंट है? 10%। अच्छा मुझे बताओ यार, एम्प्लॉय को 10% इंटरेस्ट तो इधर उधर से भी मिल सकता था इस पे लोन, लेकिन एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की वजह से 4% पे मिल रहा है, तो एम्प्लॉय को कितने परसेंट खुशी होगी? 6% की। तो वही हमने जो रूल पढ़ा है 10 माइनस 6, 10 माइनस 4, बोलो क्या लिखूं अब? इसका नाम लिखेंगे इंटरेस्ट बेनिफिट। लोन की अमाउंट बोलो 2 मिलियन, और इंटरेस्ट रेट ये कैसे निकाले आपने? 10 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय, आगे ना 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 ना, ऐसा ना करी मेरे भाई, मैं तुझे मारूंगा। ते तो देख 0.7 पर और 31 दिसंबर 2017। तो यार ऐसा तो ना करना 30/18 को तुम्हारा ईयर एंड हो रहा है, तो बेचारे एम्प्लॉय गरीब ने लोन ही इस्तेमाल 6 महीने किया है, और लोन पे तो आपको पता है टाइम बेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अगर लोन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया होता है 1 जुलाई को, तो फिर तो 12 महीने इंटरेस्ट रहता, लेकिन अभी बताओ बेचारे एम्प्लॉय ने लोन इस्तेमाल ही कितने महीने किया है? तो यार ऐसा तो ना करो ना। तो 31 दिसंबर से गिनना शुरू करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने बनेंगे, तो 6 महीने एम्प्लॉय ने लोन इस्तेमाल किया है, तो टाइम फैक्टर लगाना ना भूलना, टाइम फैक्टर लगाना ना भूलना, 60,000। इधर लिख लो 0.7 के लेफ्ट पे, रिमेंबर टाइम फैक्टर, पेपर में रिमेंबर टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर याद रखना कहीं भूल ना जाओ। चले जी स्क्रीन के टॉप पे देख लें, आई होप नोट हो गया होगा। चलें जी आगे वापस आ जाए। यार एक कहानी है बड़ी मजे की आगे लिखी हुई, वो पढ़ के हम अगला पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। एक बड़ी मजे की सूरत है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 20-30 लाख यानी 10 लाख से ज्यादा भी लोन दे दे तो भी आप कुछ ना करें, वो बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि ये देखो जब मैंने सेकंड बुलेट पढ़ने लगा ना, इसमें कोई लिमिट नहीं है अमाउंट की, और ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है? हाउएवर नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी इनकम इफ, ठीक है। ये क्या कहानी है ये सुनो। कई दफा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के पास अपना पैसा रखवाया होता है, कई दफा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के पास अपना पैसा, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पैसे दिए होते हैं, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय बेचारा गरीब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पैसे दिए होते हैं। सोचो 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 आंखें बंद करके, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को, प्रिंसिपल साहब ने ऑफिस बॉय से कहा, गार्ड से कहा यार मुझे पैसे चाहिए, सर मैं आपको देता हूँ। ठीक है, बात हुई। ये भी हो सकता है वैसे दुनिया में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पैसे मांगे। हाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पैसे मांगता नहीं, लेकिन अक्सर ना एम्प्लॉय के पैसे एम्प्लॉयर के पास पड़े होते हैं, वो प्रोविडेंट फंड वगैरह के, प्रोविडेंट फंड वगैरह के पैसे जो है, प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं? सेविंग होती है, वो सेविंग होती है एम्प्लॉय की, लेकिन पड़ी किसके पास होती है? एम्प्लॉयर के पास। अब एम्प्लॉय पता है क्या कहते हैं एम्प्लॉयर को? एम्प्लॉय कहते हैं एम्प्लॉयर को, सर वो मेरे पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, एक तरह का मैंने आपको उधार दिया हुआ, चलो मेरा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, सर वो जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो मेरा पैसा आपने रिटायरमेंट तक अपने पास संभाल के रखना है, ये मेरा पैसा है प्रोविडेंट फंड वाला, ये मैं अपनी तनख्वाह में से 1-1 रुपया काट के आपको जमा करा रहा हूं, सर ये पैसा मेरा संभाल के रखिएगा रिटायरमेंट के दिन तक। और सर मैं जो है ना इस पैसे पे आपसे इंटरेस्ट भी लूंगा, मैं इस पैसे पे आपसे इंटरेस्ट भी लूंगा, क्योंकि आपने मुझे रिटायरमेंट तक इस पैसे को देना नहीं है, और आपने खुद इस्तेमाल करते रहना, पता नहीं कहां बैंकों में आपने रखवा के इंटरेस्ट कमा रहे होंगे, ये इंटरेस्ट मुझे दें इस पे, मुझे भी इंटरेस्ट दें इस पे। कुछ एम्प्लॉय तो ऐसे कहते हैं,
लेकिन कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कहते हैं नहीं यार हमने इंटरेस्ट नहीं लेना, हमने नहीं सूद लेना। तो एम्प्लॉयर को पता क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर को कहते हैं ये मेरा पैसा है, तेरे पास पड़ा है, अमानत के तौर पे पड़ा है, रिटायरमेंट के टाइम पे हमें दे दी, तो हम तनख्वाह में से काट काट के तेरे पास ये पैसा रखवा के जा रहे हैं। क्योंकि एम्प्लॉयर के पास अक्सर लॉकर पड़ा होता है, एम्प्लॉय के पास घर में लॉकर वगैरह नहीं होते, तो एम्प्लॉय सेविंग अपनी वहां रखवाता रहता है। तो एम्प्लॉयर को कहता है यार ये पैसा अपने पास रख, लेकिन मुझे इस पर इंटरेस्ट ना दे। अब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ना दे। एम्प्लॉय इतना सखी है कि एम्प्लॉयर को कह रहे हैं मुझे इंटरेस्ट ना दे। और कल कला को एम्प्लॉय को जरूरत पड़ी एम्प्लॉयर से यार मुझे थोड़ा उधार चाहिए। एम्प्लॉयर ने कहा तेरे प्रोविडेंट फंड के पैसे पड़े हुए हैं। एम्प्लॉय ने कहा नहीं 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 नहीं, वो पैसे लगे यार, उनको ना छेड़ें प्लीज, उनको ना छेड़ें। आप ऐसा करें, आप मुझे अपनी तरफ से उधार दे दें प्लीज, वो मेरे पैसे ना छेड़िएगा, वो रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे पूरे वापस करें, वो टेंशन हो जाएगी। तो आप ऐसा करें, मुझे अपनी तरफ से उधार दे दें। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उधार दे देते हैं, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उधार देते हैं 12-13 लाख, और कहता है यार जा, मैं तेरे से इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि तूने जो अपना पैसा मेरे पास रखवाया हुआ है, तू मेरे से इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो फिर मैं क्यों तेरे से इंटरेस्ट लूं। अब तू मेरा पैसा ले जा घर, 12-13 लाख अपने पास रख, इंटरेस्ट ना दे। ऐसी सूरत में लॉ मेकर सोचते हैं यार कि मैं किस दुनिया में आ गया हूं, ये तो दुनिया में जन्नत के मजे हैं। एम्प्लॉय ने पैसा एम्प्लॉयर के पास रखवाया हुआ, इंटरेस्ट नहीं दे रहा, एम्प्लॉयर ने उधार एम्प्लॉय को दे दिया, इंटरेस्ट नहीं दे रहा। मैं यहां पे अब जो है वो अजीब सा बंदा बन के इनसे टैक्स मांगू, इतने दो नेक लोग मेरे सामने खड़े हुए, अब मैं इनसे टैक्स मांगू। तो कहता है यार खैर है, लॉ मेकर 12-13 लाख भी लोन अगर दे दिया ना एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, और इंटरेस्ट नहीं भी मांग रहा, तो छोड़ो पर यार, ऐसी सूरत में एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं ये कौन दो फरिश्ता सिर्फ लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं, तो मैं भी इनको देख के थोड़ी देर के लिए अच्छा बन जाता हूं। तो दो अच्छों में तीसरा अच्छा लॉ मेकर बन जाएगा, और वो कहेगा इसी सूरत में चाहे 50 लाख लोन दे दिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, इंटरेस्ट बेनिफिट सैलरी में ऐड नहीं होगा। बात को समेटते हैं, बात इतनी फैला दी हमने कि अब उसको समेटने का वक्त आ गया है। बात को समेटते हैं। एम्प्लॉय ने अपने कुछ पैसे एम्प्लॉयर के पास रखवाए हुए थे, कि एम्प्लॉयर को कहा था यार मेरी तनख्वाह में से काट काट के ना ये पैसे अपने लॉकर में रखते हैं। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा यार सूद वगैरह अच्छी चीज नहीं है, तो ये पैसा अपने पास रखो, 20-30 साल इंशाल्लाह मैं तुम्हारे पास नौकरी करूंगा, मुझे इस पर इंटरेस्ट ना देना। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम जैसे मैं बैंक में पैसा रखवाता लॉकर में, तो वहां शायद या कहीं भी बैंक में पैसा रखवाता, बैंक से मैं इंटरेस्ट ले लेता, लेकिन तेरे से मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अच्छा, अब वैसे ही कुछ दिन गुजरे तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास गया, यार मुझे ना उधार की जरूरत है। एम्प्लॉय ने कहा यार वो तेरा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। एम्प्लॉय ने कहा नहीं सर, पैसा नहीं मुझे चाहिए, वो पैसा नहीं मुझे चाहिए। आप ना मुझे अपनी तरफ से उधार दे दें, कुछ 50-60 लाख मुझे चाहिए, अपनी तरफ से दे दें, कुछ दिनों में आपको वापस कर दूंगा मैं। तो एम्प्लॉय ने कहा चल यार ठीक है ले जा, मैं भी तेरे से इंटरेस्ट नहीं लेता। तो इस सूरत में लॉ मेकर ने कहा यार मैं भी इनसे हाँ इस इंटरेस्ट बेनिफिट का कोई टैक्स नहीं लूंगा। पढ़ो, इंटरेस्ट बेनिफिट इज अराइजिंग, लिखो टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट बेनिफिट इज अराइजिंग टू एम्प्लॉय। अब किसको इंटरेस्ट बेनिफिट मिल रहा है? एम्प्लॉय को। इंटरेस्ट बेनिफिट इज अराइजिंग टू एम्प्लॉय। अच्छा, ये एम्प्लॉय को क्यों इंटरेस्ट बेनिफिट मिल रहा है? एम्प्लॉयर क्यों इतना सखी हो गया? बिकॉज एम्प्लॉय हैज ऑल्सो, लिखो, because employee has also waived the interest to employer when employee had provided loan to employer। employee ने कब employer को लोन दिया था? employee ने employer को लोन तो नहीं दिया था एक तरह का, तो employee ने employer के पास अपने पैसे रखवाए हुए हैं, वो भी एक तरह का employer के ऊपर उधार ही है, जब रिटायर होगा तो वापस करना पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एज इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड समटाइम्स, क्या चीज? किस? वेव का मतलब होता है माफ करना। जैसे आई क्या आपको कहे यार मैं आपको जो है वो फीस माफ करता हूं इस दफा पेपर की, तो वेव करना आई क्या प्लस यूज करेगा, आई वेव यू द फी। यार अब एक मसला सा होता है, बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर इसको आपने समझा दिया, हमें समझ भी आ गया, सर इसकी इंग्लिश समझ नहीं आई, पढ़ लेते हैं यार दोबारा, क्या हो गया, हमें कौन सी जल्दी है, पढ़ लेते हैं दोबारा। पढ़ो, इंटरेस्ट बेनिफिट इज अराइजिंग, ऊपर मैंने क्या लिखवाया? टू एम्प्लॉय। इंटरेस्ट बेनिफिट इज राइजिंग टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट बेनिफिट ही है ना। इंटरेस्ट बेनिफिट इज राइजिंग टू एम्प्लॉय बिकॉज एम्प्लॉय हैज वेव्ड द इंटरेस्ट टू एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट माफ कर दिया हुआ है। कब किया था बे तूने माफ? एम्प्लॉय तूने कब इंटरेस्ट माफ किया था? व्हेन एम्प्लॉय हैड, इधर लिख लो, डिपॉजिटेड प्रोविडेंट फंड, आसान लफ्ज, व्हेन एम्प्लॉय हैड डिपॉजिटेड प्रोविडेंट फंड विद एम्प्लॉयर। हैड के आगे नीचे वाली लाइन छोड़ो जरा, when employee had deposited provident fund money with employer,
व्हेन एम्प्लॉय हैड डिपॉजिटेड प्रोविडेंट फंड मनी टू एम्प्लॉयर, या फिर इधर लिखा हुआ है व्हेन एम्प्लॉय हैड प्रोवाइडेड द प्रोविडेंट मनी टू एम्प्लॉयर, लोन की जगह प्रोविडेंट मनी कर लो बेशक, इधर देखो ना, इधर ये लोन की जगह प्रोविडेंट मनी, व्हेन एम्प्लॉय हैड प्रोवाइडेड द प्रोविडेंट मनी टू एम्प्लॉयर, कर लो लोन को अंडरलाइन करके प्रोविडेंट मनी टू एम्प्लॉयर। चलें जी आगे बढ़ें, पॉइंट 8 इंशाल्लाह कल करेंगे। पॉइंट 9 अच्छा, ये आपको पता है ये 20 लाख जो नीचे वो जो हमारा मुइन है, मुइन वाला न्यूमेरिकल चल रहा है, 20 लाख मुइन ने उधार किससे लिया हुआ है? एम्प्लॉयर से। तो उसमें वो जो 20 लाख उसने उधार लिया हुआ है, तो 20 लाख पे एम्प्लॉयर ने उसे 6% इंटरेस्ट माफ किया हुआ है, 4 तो वो दे रहे हैं ना, 6% इंटरेस्ट माफ किया हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक एडिशनल चीज होती है, जैसे दूध पे मलाई, तो लोन पे इंटरेस्ट एक एडिशनल चीज होती है, लोन का प्रिंसिपल एक अलग चीज है। एक बात याद रखना, एम्प्लॉय वो जो 20 लाख है ना, उसकी मद में अपने आप को लाइबल फील करता रहेगा, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन है। तो कई दफा पता है क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है, एम्प्लॉय इधर आ, जी सर, यार वो मैंने तुझे 20 लाख लोन दिया था, जी सर, वो तूने कब वापस करना था? सर मैंने आपको मना लिया था 6-7 साल बाद ही मैं वापस करूंगा, 20 लाख तो मैं इतना मेरे में नहीं, इतना मेरी पसली इतनी नहीं है मैं 20 लाख आपको वापस कर सकूं, उधार तो आपसे ले लिया 20 लाख, 6-7 साल बाद मैंने सोचा मैं आपको वापस करूंगा। एम्प्लॉयर ने कहा अच्छा ठीक है, 6-7 साल ऐसा कर, तू मुझे 4-4% इंटरेस्ट देता रहे, बस 6% इंटरेस्ट तुझे माफ करता हूं, 4% देता रहे, ये 6% बेनिफिट ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसी दिन बुला के कहे, यार वो जो तूने 20 लाख मैंने तुझे लोन दिया था ना प्रिंसिपल, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट तुझे माफ करता हूं, तेरे से मैं बड़ा खुश हूं, 20 लाख का जो तुझे उधार दिया था वो 20 लाख वापस ना कर, जा मजे कर। कई दफे एम्प्लॉयर इतने सखी बन जाते हैं कि पूरा प्रिंसिपल माफ करने को तैयार हो जाते हैं। अभी जो हम सेक्शन पढ़े थे ना, उसमें इंटरेस्ट माफ हो रहा था सिर्फ, उसमें इंटरेस्ट माफ हो रहा था सिर्फ, इधर पूरा प्रिंसिपल माफ होने लग गया, इधर पूरा प्रिंसिपल माफ होने लग गया। प्रिंसिपल माफ होना और इंटरेस्ट माफ होना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। प्रिंसिपल तो एक हैवी अमाउंट होती है, तो ये भी एम्प्लॉय को खुशी मिलेगी, एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम एम्प्लॉयर कहते हैं, ज्यादा एम्प्लॉयर नहीं कहते। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, जिम्मेदारी किसकी है प्रिंसिपल वापस करना? पॉइंट 9 में आ गया और मैं किताब में, वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, किसकी तरफ है ये जिम्मेदारी? एम्प्लॉयर की तरफ, इज वेव्ड बाय एम्प्लॉयर, इट विल बी एडेड इन सैलरी, ये सैलरी में ऐड होगा। देखते हैं कहीं इधर उसने माफ तो नहीं किया लोन, वापस आ जाओ पेज 124 पे। ₹3 लाख ऑफ अबव लोन वाज वेव्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन 30 जून 18। ₹3 लाख ऑफ अबव लोन वाज वेव्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन 30 जून 18। ऊपर वाले लोन का 3 लाख एम्प्लॉयर ने माफ किया है। 20 लाख में से कितना माफ कर दिया? किस दिन? 30 जून 18 की रात को बुलाया, जब साल खत्म हो रहा था, एम्प्लॉय इधर आओ, जी सर, यार वो तूने मुझे 20 लाख उधार वापस करना है, जी जी सर वो मुझे याद है, बिल्कुल वो मुझे याद है, 20 लाख ना 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 यार, जा यार, तू बड़ा अच्छा काम करे, तेरी परफॉर्मेंस से बड़ा खुश हुआ हूं, 3 लाख उधार तू वापस ना कर। वो अलग बात है, अगले साल से इंटरेस्ट 17 लाख पे कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा, उस बहस में आप लोग ना पड़े, मेरा नहीं ख्याल आपके लिए वो रेलेवेंट है कि अगले साल से इंटरेस्ट 17 लाख पे कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा, इसको छोड़ें। फिलहाल ये बताओ कि एम्प्लॉय क्या सोच रहा था, मुझे उधार वापस कितना करना पड़ा? प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट तो मैंने समझा के खत्म भी कर दिया, अगले पॉइंट की तरफ आ गया। एम्प्लॉय क्या समझ रहा था, मुझे कितना उधार वापस करना पड़ेगा? 20 लाख। एम्प्लॉयर ने क्या कह दिया? 3 लाख माफ, तो पूरा 3 लाख बस ऐड कर दे। अब ये जरा 3 लाख के बारे में इंग्लिश में ही सुनो, वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, ये 3 लाख ऑब्लिगेशन किसकी है? एम्प्लॉय की, टुवर्ड्स एम्प्लॉयर इज वेव्ड बाय एम्प्लॉयर, तो फिर ये एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट बेनिफिट लिखूं या लोन के प्रिंसिपल का बेनिफिट? हाँ, ये ना मैंने नाम अलग अलग लिख रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट जरा याद रहे। लोन के प्रिंसिपल माफ होने का, लोन प्रिंसिपल वेव्ड ब्रैकेट में, ये भी एक बेनिफिट है। क्लियर? चलें जी आगे। ये कौन सा यार, ये लिखते हो आप कि ये सेक्शन 13 का सबसेक्शन 9 था,
रेफरेंस के तौर पे। और इंटरेस्ट बेनिफिट कौन सा था? सेक्शन 13 का सबसेक्शन 7 था। चलें जी आगे चलें। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास गया, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर मेरे दोस्त मेरे जिगर। एम्प्लॉयर ने कहा शर्म नहीं आती, कितना बड़ा हूं तुम्हारे से उम्र में, ऐसी बातें करते हो। एम्प्लॉय ने कहा अच्छा अच्छा सर ठीक है सर, वो एक बात करनी थी आपसे सर, कान इधर करें प्लीज प्लीज प्लीज, कान इधर करें। एम्प्लॉय ने कहा हाँ बोलो क्या हुआ है। सर वो मैं आज सुबह फजर की नमाज पढ़ने गया था, बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ है? अगवा हो गए तुम? सर मैं फिर इधर होता, ओ सॉरी, वो ना मैं फजर की नमाज पढ़ने गया था, तो वो एमसीबी का जो बैंक मैनेजर था ना, वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था मस्जिद के, और वो लोगों के सामने शुरू हो गया, उधार वापस करो। ओए तूने 20 लाख मेरे से पकड़ा हुआ है, एमसीबी से भी लोन लिया हुआ है साथ साथ। जी सर अभी आपको मेरा पता नहीं, 20 लाख लोन तूने मेरे से पकड़ा हुआ है, वो जो जिसमें से मैंने तुझे 3 लाख माफ कर दिया था। जी जी सर। सर इसके अलावा मैंने एमसीबी बैंक से भी लोन पकड़ा था। ओए वो क्यों लिया था? सर वो बेटी की शादी थी, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आपको याद होगा मैं आपके पास आया था, उस वक्त आपने मुझे लोन दिया नहीं था, एक जमाना था, बड़ा पुरानी बात है सर। वो मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है 3.5 लाख रुपए का, तो 3,50,000 का लोन है, वो बंदा बड़ा तंग कर रहा है बैंक मैनेजर। तो सर मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं सर नौकरी छोड़ा हूँ ये वाली, पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एम्प्लॉयर ने कहा नहीं 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 यार तू 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 परेशान ना हुआ कर, उधार मेरी तरफ से, ये उधार की वापसी मेरी तरफ से। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का लोन अपनी जेब से पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का लोन अपनी जेब से पे कर दिया। एम्प्लॉय को पता है मांगने की आदत है, एम्प्लॉय मांगता मांगता एम्प्लॉयर के पास चला गया था। तो यहां पे इंग्लिश क्या बनेगी, इंग्लिश तो मैं बाद में पढ़वाऊंगा, इंग्लिश मेरे से सुनो। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स बैंक is actually paid by employer, where an obligation of an employee towards bank is paid by employer, it will be added in salary, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से हुआ। इसमें ना 3 पार्टीज इन्वॉल्व हुई हैं, वो जो 20 लाख में से 3 लाख माफ था ना, उसमें 2 पार्टीज थी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हुई हैं। पढ़ो। मोइन ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 3.5 लाख फ्रॉम एमसीबी बैंक फॉर हिज डॉटर मैरिज। भाई हिज डॉटर मैरिज, हर डॉटर मैरिज, हिज, फॉर हिज डॉटर मैरिज सम years ago. In the current year, employer paid this amount to bank. किसकी जिम्मेदारी थी? किसने पे कर दी? एम्प्लॉयर ने। देखो ये एम्प्लॉयर है, ये बैंक है। एम्प्लॉयर ने जब बैंक को 3.5 लाख पे किए तो एम्प्लॉय खुश होगा। एम्प्लॉयर ने जब बैंक को 3.5 लाख पे किए तो एम्प्लॉय खुश होगा। जैसे कल बिजली का बिल पे कर रहा था एम्प्लॉयर, तो अब एम्प्लॉय से कुछ नहीं दे रहा, वो एम्प्लॉय को नहीं कहता अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कुछ नहीं पैसे दे रहा, बस एम्प्लॉयर अपनी जेब से 3.5 लाख पे कर रहा है। तो एम्प्लॉय की बाछें खिलेंगी और खुशी में लेट के लोट पोट होगा सड़क पे कि मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा लोन वापस कर दिया। तो इस लोटने पोटने में, इस खुशी में इमरान खान का हिस्सा कुछ थोड़ा बता, एम्प्लॉय खुश हो रहे हैं। ये क्या है, लोन वेव्ड या लोन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर? लोन पेड समझ लो, लोन पेड बाय एम्प्लॉयर। असल में तो ये एम्प्लॉय ने वापस करना था, लेकिन एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। बोलो कितना? $350,000। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। न्यूमेरिकल खत्म हो गया हमारा, टैक्सेबल इनकम निकाल दो इसकी। ना 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 ऐसा ना करिए, ये जो 4 फिगर नजर आ रही हैं इनको नहीं जमा करना। छोटा मैं क्यों करूं, आपने नोट किया हुआ है पहले दिन से, नहीं किया हुआ? चलो करो फिर। 3 million प्लस 54,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,38,000 प्लस 9 लाख, 16,000, 1 लाख, 1,90,000, 60,000, 3 लाख और आखिरी वाला 350। जी बोलो। 5359 नहीं गड़बड़ होगी ना यार, टाइम जाया ना कराओ।
हाँ जी, क्या आ रहा है? 540800, कोई मसला नहीं यार। 540 टोटल में कुछ नहीं रखा, अगर गलत भी हो तो आप लोग खुद बचो, चेक कर लीजिएगा, इसमें क्या मसला है। और आगे रिक्वायरमेंट में टैक्स वगैरह भी निकालने को कहा हुआ है, तो वो मैं नहीं निकाल रहा, तो वो फिर किसी दिन निकाल लेंगे किसी और न्यूमेरिकल में। यार ये कौन सा पॉइंट अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ आपको, ये वाला, ये है सेक्शन 13 का 10, सेक्शन 13 का 10। चलो जी निकालो। पढ़ो, इंग्लिश समझ आ रहा है? पेज 91। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉई टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इज पेड बाय एम्प्लॉयर, इट विल बी एडेड इन। अच्छा, यहां वेव्ड का लफ्ज क्यों नहीं है? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास गया और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा कि ये कुर्सी नीचे क्यों जा रही है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास गया और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से कहा कि एम्प्लॉयर मैंने बैंक का लोन वापस करना है। एम्प्लॉयर ने कहा मैंने लोन माफ किया। एम्प्लॉय आंखें बंद, सर आपने लोन माफ किया? क्या मतलब सर? क्या 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 हो गया, क्या हो रहा है? आपने लोन माफ किया? सर कोई होश के नाखून लें। एम्प्लॉयर ने कहा तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूं। सर ये क्या हो गया आपको? सर कभी कभी क्या हो जाता है, मेरे साथ बैठ के होता है, मुझे लगता है मैं नहीं आया करूंगा आपके दफ्तर में। सर आपने ये माफ नहीं करना, आपने माफ करवा के देना है मुझे, आप जाके पे करेंगे, उन्होंने मुझे माफ कर देना है। तो यहाँ वेव्ड का लफ्ज नहीं लिखना, यहाँ आपने ना पेड का लफ्ज लिखना है, इज पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को माफ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एम्प्लॉयर बेचारे को पे करना पड़ेगा। हाँ, वो जो 20 लाख रुपए थे ना वो वाले, उसमें फर्ज करें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास गया और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा मैंने गलती कर दी है, 20 लाख रुपया धार लेके मैंने 20 लाख वापस नहीं कर पाना। तो एम्प्लॉयर ने उसे कहा था चल 3 लाख तुझे माफ करता हूं मैं। हाँ, ये इट मेक्स सेंस। हाँ, अब आया ना मजे का सेक्शन। पॉइंट 10, पॉइंट 11, वेयर आर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। यार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं? अच्छा इधर आओ, एक ना डब्बा बना हुआ है, ये शुक्र है किताब में ही है, पेज 94 पे। डिस्क्रिप्शन, कार, बॉडी उड़ गई थी उसकी, कार देख नहीं देते ना इधर, पता नहीं चला बात क्या हुई है। कार, यार ये क्या मतलब है? एसेट इज प्रोवाइडेड, गाड़ी दी गई है कितने अरसे के लिए, जितना अरसा नौकरी करोगे, ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मींस इट इज रिटर्नेबल टू एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर को आपने वापस कर देनी है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी देता है तो हमने क्या पढ़ा था, 5% ऑफ कॉस्ट परचेज व्हीकल, या 5% और 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू अगर लीज पे लिया। ये सेक्शन 13 के 3 में पढ़ा था। इधर देखना, इज इट पॉसिबल कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी देते हुए कहे कि ये गाड़ी मैं तुम्हारे नाम लगवा रहा हूं, तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं, तुम्हें बेच देता हूं, तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूं? क्या मैं कह सकता हूं इट विल बिकम, ये एम्प्लॉय की बन जाएगी फॉर एवर? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा कि एम्प्लॉय इधर आ, एम्प्लॉय को कहा हाँ हाँ एम्प्लॉय जी मैं आ रहा हूं। एम्प्लॉय वो जरा ये खिड़की के ब्लाइंड नीचे कर, फर्स्ट फ्लोर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय थे, खिड़की के ब्लाइंड नीचे किए, बाहर जो है वो गाड़ी नजर आ रही थी व्हाइट कलर की। एम्प्लॉयर ने कहा वो तेरी, एम्प्लॉय ने कहा वो मेरी, एम्प्लॉयर ने कहा हाँ वो तेरी, एम्प्लॉय ने कहा कितने की? एम्प्लॉयर ने कहा पूछते नहीं ऐसी बातें, गिफ्ट है तुझे, ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जा रजिस्ट्रेशन अपने नाम लगवा ले और बस ये गाड़ी तेरी है। अब ये कोई चक्कर नहीं, पर्सनल बिजनेस नॉन बिजनेस इन चक्करों में आपने नहीं पढ़ना आपने। अभी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट कर दी है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट कर दी है, गिफ्टेड। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने कॉस्ट गाड़ी की या फेयर वैल्यू का 5-10% नहीं लेना, पूरी फेयर वैल्यू उठा के आपने सैलरी में ऐड कर देनी है। गाड़ी 40 लाख वाली एम्प्लॉयर ने लगा दिया, पूरा 40 लाख उसकी सैलरी में फौरन ऐड करना, चाहे जहां मर्जी शूट अप करके उसका रेट पहुंचे, परेशान नहीं होना आपने। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, फेयर वैल्यू ऐड कर देना फिर पूरी।
हाँ लेकिन यार कई इतने अच्छे एम्प्लॉयर नहीं होते, कई दफा पता क्या होता है, कई दफा वो उसे सेल करता है, गिफ्ट नहीं करता। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया, इधर इधर इधर, अगले एम्प्लॉय को, अगले एम्प्लॉय को बुलाया, इधर इधर इधर। हाँ जी सर, वो पिछला बार बता गया हुआ था कि इंटरव्यू में ये सवाल पूछते हैं, तो फॉर्म से निकल के एक बच्चे ने दूसरे से पूछ लिया इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं, और फॉर्म वालों ने 12 बार इस तरह करके ना किया। तो वो एम्प्लॉय, दूसरा एम्प्लॉय आया, दूसरे एम्प्लॉय ने जो है वो एम्प्लॉयर से कहा जी जी सर आपने मुझे बुलाया। यार वो जो ब्लैक वाली गाड़ी खड़ी हुई है, एम्प्लॉय ने कहा जी सर, तो एम्प्लॉयर ने कहा उसके पीछे जो छोटी वाली रेड खड़ी हुई है, जी सर। यार वो गाड़ी ना मैं तुझे बेचता हूं, सस्ती बेच देता हूं। वो गाड़ी लाल कलर वाली सुजुकी मेहरान है, तो वो मार्केट में कोई 5 लाख की है, तुझे 2 लाख की मैं बेचता हूँ। एम्प्लॉय ने सोचा, बेगम को फोन किया, सर मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, मशवरा करके। बेगम ने कहा मैं अपना जेवर बेच दूंगी, परेशान ना हो, 2 लाख रुपए की बात है ना, 2 लाख रुपए अरेंज कर लेते हैं, फिर ये ऑफर नहीं मिलनी। तो सेल कर दी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी। तो 2 लाख रुपए एम्प्लॉय की जेब से चला गया, 5 लाख वाली गाड़ी आ गई। तो ऐसी सूरत में सिंपल सा रूल लगेगा, बताओ एम्प्लॉय को फायदा कितना हुआ? वो गाड़ी जो बाजार में 5 लाख की थी, एम्प्लॉय को 2 लाख की मिल गई है, तो 3 लाख का फायदा बनेगा ना, 3 लाख का फायदा बनेगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। लेकिन अगर गिफ्ट होगा तो फिर लेस नहीं करनी होगी कोई अमाउंट, फिर तो मुफ्त में दे रहा होगा। लेकिन अगर सेल कर रहा होगा या ट्रांसफर कर रहा होगा, प्रोवाइड नहीं करा, वापस नहीं लेनी कभी भी। अब ये हमेशा के लिए अगर एम्प्लॉय आज नौकरी छोड़ के चला जाए ना, फिर भी ये एम्प्लॉय की होती है, क्योंकि ये ट्रांसफर या सेल कर दी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू, ये वाला पॉइंट अभी मैंने पढ़ना है सेक्शन 13 के 11 में, सेक्शन 13 के 11 में। अच्छा, अब इधर ही रहना, इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना, इधर है ना, जो जो मैं कराता जा रहा हूं उसको नीचे टेक कराते रहो। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, पहला और दूसरा सिनेरियो हो गया, इन दोनों को छोड़ो, इधर आओ। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा वो देखो, ब्लाइंड में से एम्प्लॉय ने कहा जी सर वो घर है, आप इसमें रहते हैं? एम्प्लॉयर ने कहा नहीं, वो तेरे लिए। मैंने कहा सर मेरे लिए? सर जब तक नौकरी कर रहा हूं। ओह नहीं नहीं यार, तू कंजूस बंदा, तेरा जहन भी कहो मैं बड़ा सखी हूं, तुझे नहीं पता वो घर हमेशा के लिए तेरा, जा मजे कर रहे हैं, कोई मसला। दफ्तर के करीब तुझे मैंने घर दिलवा दिया, 5 मरले का घर है, बाहर कोठी लिखा होता है, आपको पता है वो होता 5 मरले का। तो वो एम्प्लॉय बड़ा खुश हो गया यार, जबरदस्त। तो सेम एज अब घर दे दिए, अब क्या दे दिए? घर दे दिए। किसने? अब इधर खड़े होकर जरा सही घर नहीं बन रहा, बहुत ही गलत। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दे दिया, ट्रांसफर्ड फॉर एवर, सोल्ड फॉर एवर, गिफ्टेड फॉर एवर, सेम एज अब। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अगर गिफ्ट दिया तो फिर अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर नहीं होगी, वरना एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा वो देख, एम्प्लॉय ने कहा सर आसमान ये मेरा। एम्प्लॉयर ने कहा लुट नहीं बची हुई भाई, ये बात है, तू पागल है। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा वो ना देख, टेबल के नीचे देख। एम्प्लॉय ने टेबल के नीचे देखा, टेबल के नीचे पड़ा हुआ था ओवन। एम्प्लॉयर ने कहा ये तेरा, जा ये तेरा, नया नया तुझे मैंने घर दिया है, ओवन उसमें होना कोई नहीं, खाना तो ठंडा खाएगा, परेशान हो जाएगा, जा ये तेरा, बोतल भी उसमें गर्म किया करेंगे, ये तेरा। लैपटॉप, ओवन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज एटसेट्रा। यानी असल में ना कार और घर एक बहुत बड़े बड़े बेनिफिट हैं, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे देते हैं। लैपटॉप, ओवन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज एटसेट्रा, सेम एज अबव। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ये तो बात हो गई यार ट्रांसफर फॉरएवर। इन तीनों के साथ मैं लिख सकता हूं यार, वैसे तो ये फॉरएवर के माने ही पाए जाते हैं, ट्रांसफर के साथ, सोल्ड के साथ, गिफ्टेड के साथ, ये फॉरएवर ही होता है। ये एम्प्लॉय की चीज हमेशा के लिए बन जाती है, सिर्फ उतने अरसे के लिए होती है जितना अरसा नौकरी कर रहे हैं। ये सॉरी ये भी लिख लो, सेक्शन 13 का 11, सेक्शन 13 का 11। अच्छा यार एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉय को घर दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया, अगले एम्प्लॉय को, अगले एम्प्लॉय को बुलाया, उस अगले एम्प्लॉय का नाम रशीद था। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा रशीद, रशीद ने कहा जी सर, इधर आ, वो घर नजर आ रहा है? रशीद ने कहा वो मेरा। नहीं 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 नहीं, जितना अरसा नौकरी करेगा उतना अरसा तेरा। सर आप मुझे ट्रांसफर नहीं कर रहे? नहीं। सर आप मुझे बेच नहीं रहे? नहीं। सर आप मुझे तोहफा नहीं देंगे? नहीं। बस थोड़े अरसे के लिए तुझे दे देता हूं। ये रूल ना हमने कल पढ़ना है 13 के 12 में, इस रूल को मैं नहीं पढ़ा रहा, इस रूल को मैं नहीं पढ़ा रहा। अब आ जाए नीचे,
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा एम्प्लॉय 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 इधर आ। एम्प्लॉय ने कहा जी सर। पीछे मोड़, एम्प्लॉय ने पीछे मुड़ के देखा, वो फ्रिज पड़ा है। जी सर ले जा, ये फ्रिज ले जा। सर क्या वापस कर दी? अगर तेरा नौकरी छोड़ने का इरादा हुआ वापस कर दी, वैसे ले जा फ्रिज। तो वापस कर दी मुझे जाते हुए बस, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा? ऐसी सूरत के अंदर वैसे ना बड़ा अजीब सा सिनेरियो अब बनेगा, क्योंकि ना वो चीज एम्प्लॉय को हमेशा के लिए नहीं मिली। लाख 1.5 रुपए का फ्रिज बाजार से आ जाता है, बड़ा भी आप ले लें तो वो चीज हमेशा के लिए एम्प्लॉय को नहीं मिली अब, कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऐड कर दें। तो एक चीज जो लॉजिकल है ना ज्यादा, वो मैंने ऊपर लिखी है, लेकिन आईकैप वो टेस्ट नहीं करता अक्सर, आईकैप नीचे वाली टेस्ट करता है। जो लॉजिकल चीज है वो ज्यादा ज्यादा ये मैंने ऊपर लिखी है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा यार ये ले जा, क्या कहते हैं, फ्रिज, और 2-3 साल 4 साल जब जब तक तू नौकरी करे ना अपने पास रख, फिर वापस कर दे मुझे। तो ऐसी सूरत में रूल पता है क्या? फेयर मार्केट रेंट ऑफ एसेट फॉर द ईयर। फिर पता चला लो कोई ऐसी मार्केट है जहां से एसी वगैरह किराए पे मिलते हो या फ्रिज वगैरह किराए पे मिलते हैं। आजकल कुछ थोड़ी बहुत मार्केट्स आ ही गई हैं, जनरेटर वगैरह के तो अक्सर किराए पे ले लेते हैं लोग, फ्रिजों की भी शायद कोई मार्केट अवेलेबल हो। तो ऐसी कोई मार्केट जरा चेक कर लें जहां से फ्रिज वगैरह किराए पे मिल जाती हैं साल के लिए। ये जो अक्सर फॉरनर्स आते हैं इन लोगों को अक्सर चीजें किराए पे मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी मार्केट सभी पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। तो फेयर मार्केट रेंट ऑफ एसेट फॉर द ईयर, फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट नहीं, वो तो 1.5 लाख का होगा फ्रिज, उसका जो किराया है ना एसी का 1 साल का या फ्रिज का 1 साल का, वो किराया ऐड कर दें, वो 10-15 हजार होगा। हाँ माइनस कर दें अगर कोई पैसे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए हैं, वो जैसे कल से हम बात कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बात करूं ना तो इन चीजों के को किराए पे कहीं से मिलती नहीं। लैपटॉप आप किराए पे ढूंढते भी रहो ना, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जब तक फिजिकल शुरू नहीं होती लैपटॉप को किराए पे दे दे, वेरी रेयर। ओवन किराए पे मिल जाए, हाँ हाउस और कार तो किराए पे मिलते हैं, तो ये चीजें किराए पे नहीं मिलती। इसलिए ना आजकल जो नॉर्म चल रही है ना, ये लॉ में नहीं लिखी हुई बात, आजकल जो नॉर्म चल रही है और जिसे आईकैप 2 दफा टेस्ट कर चुका है, वो ये चल रही है। वो क्या चल रही है, वो जरा इसको पढ़े बगैर आपने पहले मेरे से समझना है। एक बात याद रखना, जो चीज एक बंदे के लिए एक्सपेंस होती है अगले के लिए इनकम होती है, ये बात याद रखना। इसकी कुछ मिसालें सुन लो। बिजली हमारे जो घर में जल रही है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन वापडा के लिए इनकम है, वापडा के लिए इनकम है। अच्छा, ऐसे ही आपने बिजनेस शुरू किया, आप जो किराया दे रहे हैं बिल्डिंग का वो आपके लिए एक्सपेंस है, और जो बिल्डिंग का ओनर होगा उसके लिए इनकम होगी, उसके लिए इनकम होगी। इसी तरह आपने कपड़े खरीदे, आप कहेंगे यार मेरा तो खर्चा हो गया, लेकिन दुकानदार कहेगा मेरी इनकम होगी। तो ये दुनिया का कानून है, जो चीज एक के लिए खर्चा है दूसरे के लिए इनकम है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब एम्प्लॉयर गाड़ी, घर, फ्रिज, ओवन वगैरह हमेशा के लिए एम्प्लॉय को बेच देगा, तो क्या एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में वो नजर आएगा? एम्प्लॉय को कहेगा ये गाड़ी तेरी, ये घर तेरा, जा बस, एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर आएगा या डिस्पोजल की एंट्री कर देगा? एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा। लेकिन आप सोचो, आप एम्प्लॉयर के जूते पहनो, एम्प्लॉय उतारो जरा बाटा के, आप एम्प्लॉयर के जूते पहनो, एम्प्लॉयर के जूते पहन के सोचो कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कहे थोड़े अरसे के लिए गाड़ी तेरी, थोड़े अरसे के लिए घर तेरा, थोड़े अरसे के लिए ओवन तेरा, तो क्या एम्प्लॉयर इसको अपनी किताबों में एसेट बनाएगा? हाँ, एम्प्लॉयर अपनी किताबों में इसको एसेट के तौर पे रखेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहेगा ये फ्रिज ले जा, 2-3 साल बाद वापस कर जाए। तो ये किसकी बैलेंस शीट में नजर आता रहेगा? एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर। और एम्प्लॉयर क्या कर रहा होगा? डेप्रिशिएट कर रहा होगा इसको। जो एम्प्लॉयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा उससे फायदा किसको हो रहा होगा? एम्प्लॉय को। सोचो कैसे कैसे कैसे। एम्प्लॉयर कह रहा होगा मेरा फ्रिज बेचारा वैल्यू लूज करता जा रहा है, लूज करता जा रहा है। एम्प्लॉय कह रहा होगा ठंडे खाने, मजे की आइसक्रीम। एम्प्लॉयर कह रहा होगा मेरा ओवन बेचारा खराब होता जा रहा है, घर में जो है वो एम्प्लॉय के बच्चे भी ओवन को चलाना सीख गए हैं, पता नहीं क्या क्या वो ओवन के साथ कर रहे हैं, उस पे जो है वो लिख भी रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एम्प्लॉयर कह रहा होगा मेरा ओवन डेप्रिशिएट कर रहा है, एम्प्लॉय कह रहा होगा गरम गरम चावल, मजे का सालन गरम गरम। एम्प्लॉयर उधर से कह रहा होगा कि यार मेरी वॉशिंग मशीन मैंने एम्प्लॉय को थोड़े अरसे के लिए दी थी, 2 साल के लिए, एम्प्लॉय कितना मिस यूज कर रहा है इसको, मेरी वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट करे। एम्प्लॉय कह रहा होगा धुले धुले कपड़े, धुले धुले कपड़े, साफ शफाफ कपड़े। एम्प्लॉयर बहुत होगी। तो असल में ना जो एम्प्लॉयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होता है, तो आप समझ लो एम्प्लॉय को उतना फायदा हो रहा है। बात तो अजीब सी है बट है इसी तरह, बस अब याद कर लो। डेप्रिसिएशन चार्ज बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअली इट इज गेन ऑफ एम्प्लॉय, इट इज गेन फॉर एम्प्लॉय। तो इन हिज बुक्स लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। हाँ, इसमें अगर कोई पैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा हो उस सर्विस के, वो आप माइनस कर दें। वो आमतौर पे कोई होते नहीं इन सिनेरियोज में, हो तो माइनस कर दें।
लेकिन यार ये डेफिनेशन वाला रूल ऊपर नहीं लगाना, गाड़ी वाला रूल नहीं उधर ही है, गाड़ी का साल का किराया नहीं देखना कि रेंट कार वालों से गाड़ी साल के लिए कितने में मिलती है, वो स्पेसिफिक रूल जब लॉ दे दे तो ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल नहीं लगाना। ये डेप्रिसिएशन वाली बात ना आपको लॉ में कहीं नहीं मिलेगी, ये डब्बा एक समरी है, 13/11 की, 13/11 की, 13/12 की, 13/3 की एक समरी है, ये डब्बा लॉ का हिस्सा नहीं है। लेकिन और इसमें ये लाइन तो आपको लॉ में ना कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन आईकेएफ के पास पेपर में 2 दफा टेस्ट हुई भी है, जिसकी वजह से मैं ये करा रहा हूं। ऊपर हेडिंग देख लो, समरीज ऑफ वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू एसेट्स प्रोवाइडेड या ट्रांसफर्ड। तो डेप्रिसिएशन चार्ज बाय एम्प्लॉय इज एक्चुअली, याद रखना, डेप्रिसिएशन जो एम्प्लॉयर चार्ज करता है, सॉरी, डेप्रिसिएशन चार्ज बाय एम्प्लॉयर इज एक्चुअली गेन ऑफ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय की खुशी होती है यार। अब आ जाओ 13 के 11 में, वेयर आ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड क्या था, गाड़ी, घर, ट्रांसफर्ड, गाड़ी, घर, ओवन, लैपटॉप, वो जो राइट साइड वाला डब्बा था, मेरा प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड के ऊपर लिख लो स्लैश सोल्ड स्लैश गिफ्टेड, नीचे वाला बड़ा कंप्रीहेंसिव था, लॉ इतना कंप्रीहेंसिव नहीं होता, वो सिर्फ हिंट देता है चीजों के। मेरा प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, सोल्ड, गिफ्टेड और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। ये सर्विसेज आर प्रोवाइडेड तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के घर की मोटर सही करा दे, ये तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये छोड़ो, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड छोड़ो अभी। वेयर आ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, सिर्फ ना फिलहाल मैं इसकी बात करने लगा हूं 13 के 11 में, वेयर आ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो क्या करना है, रूल बता दो यार क्या है, थोड़े देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए। सैलरी शैल इंक्लूड फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट टाइम ऑफ ट्रांसफर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, नीचे वाला छोड़ो, सर्विस कल पढ़ेंगे, क्लियर। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हमेशा के लिए चीज दे दे तो फेयर वैल्यू ऑफ थिंग माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ें, मुइन से अगला भी तो न्यूमेरिकल है। हाँ मुकर्रम, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकली है। न्यूमेरिकली कैसे है, छोटा सा है ना, न्यूमेरिकली, अनारकली। मुकर्रम, मुकर्रम इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर इन एयरमैन इंजीनियरिंग। अच्छा पिछला कहां काम कर रहा था, पिछला किसी अनलिस्टेड कंपनी में काम कर रहा था, उधर भी वो कमर्शियल मैनेजर ही था। अच्छा, मुकर्रम काम कर रहा है एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में फॉर पास्ट मेनी इयर्स, ही डिराइव्ड द फॉलोइंग एलिमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। कैन आई सॉल्व इट हियर, एम आई अलाउड टू सॉल्व इट हियर गाइस? चलो, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी ये फुल फ्लेज न्यूमेरिकल तो है नहीं कि आप कह रहे हैं सर व्हाइट बोर्ड पे नोट करें, जरा पेपर में प्रेजेंटेशन हमें पता चले। इनकम फ्रॉम सैलरी वैसे तो वर्किंग में कर लो यार, बेहतर होता है, वर्किंग में कर लिया करो यार, वर्किंग में कर लो बेहतर होता है, फिर एंड पे सिर्फ वो हेड्स ऑफ इनकम में जमा करके टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है। मुझे पिछला न्यूमेरिकल भी वर्किंग में ही सॉल्व कर देना चाहिए था, वर्किंग कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, बताओ जी बेसिक सैलरी कितनी है, 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, बोलो 3 मिलियन। आगे चलो, ट्रेवल अलाउंस है, अलाउंसेस आपको पता है सारे इनकम में ऐड करने होते हैं। ट्रेवल अलाउंस जी बोलो 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स जी 138, चलो नोट करो। हाँ जी बोलो आगे जी। यार इसमें ना पॉइंट 1 में नहीं पढ़ा, पॉइंट 1 के लिए ना 2 लाइनें छोड़ देना, देखो इधर, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये चैतन 3 लाइनें छोड़ देना क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया। पॉइंट 2 पढ़ो यार, टू एयर कंडीशनर्स एंड आ वॉशिंग मशीन, 2 एसी और 1 कपड़े धोने वाली मशीन फॉर यूज एट होम। ऊपर से देखो, फॉर यूज एट होम एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, द कंबाइंड बीवी बुक वैल्यू, द कंबाइंड बुक वैल्यू
ऑफ दीज अप्लायंसेज वाज 3 लाख। अब इसको 2 से या कुछ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कंबाइंड बुक वैल्यू इज 3 लाख। द अप्लायंसेज आर रिटर्नेबल टू एईएल। एईएल कौन है? एम्प्लॉयर है। अप्लायंसेज आर रिटर्नेबल टू एम्प्लॉयर आफ्टर 3 इयर्स टाइम। ये चीजें एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को वापस कर देनी है। बोलो यार, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये ट्रांसफर कर दी है फॉर एवर? फॉर एवर सेल कर दी है, फॉर एवर गिफ्ट कर दी है, बल्कि क्या है, वाजे पता चल गया कि ये प्रोवाइड की गई है। द अप्लायंसेज आर रिटर्नेबल आफ्टर 3 इयर्स। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को ये चीजें क्या करनी है? वापस करनी है। अब बेहतर है कि इस साल भी इनका फेयर मार्केट किराया हमें मिल जाए, लेकिन फेयर मार्केट किराया मैंने आपको बताया एम्प्लॉयर वो देता नहीं, आईकैप अक्सर एक चीज दे रहे हैं, एईएल इनको डेप्रिशिएट कर रहा है। तो एईएल डेप्रिशिएट कर रहा होगा, एईएल इसको अपना खर्चा कह रहा होगा डेप्रिसिएशन को, वो कह रहा होगा कि मैंने ठंड में सोना और धुले हुए कपड़े पहनना ये मेरी खुशी है। तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम। अब वो 2 लाइनें छोड़ के, वॉशिंग मशीन, एसी एंड वॉशिंग मशीन प्रोवाइडेड फॉर 3 इयर्स, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही साल है, तो 3 लाख इसकी बुक वैल्यू है इनटू 10%, कितना हो गया? 30। करो ना नोट, 2-3 लाइनें छोड़ के। नोट नहीं करते होते आप? तो अभी रजिस्टर पे फिर कर लो, अगर बुक पे नहीं करना। पिक्चर ले लेते होते हो, मैंने लेने नहीं देनी आज पिक्चर। ओके, यार 0.3 अगर आप कर दो ना तो खीर ही हो जाए। वैसे ऑन 1 जनवरी 2005 एईएल सोल्ड फॉर एवर। सोल्ड के लिए रूल क्या है? हमेशा के लिए दे दिया या थोड़े अरसे के लिए? अच्छा, सोल्ड इन्वेंट्री वो जो उनके पास कोई चीजें बेचते होंगे वही एम्प्लॉय को बेचनी। इसके लिए रूल क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर माइनस, बोलो माइनस अमाउंट पेड। चलो नोट करो, ये रूल है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अब नहीं डेप्रिसिएशन वगैरह, अब ट्रांसफर कर दिया, हमेशा के लिए बेच दिया। अब पढ़ो जी, क्या करना है? अल्लाह भला करे, देख यार इधर, अल्लाह भला करे, उसने 4 फिगर्स दे दी हैं, इसमें से काम की 2 ढूंढ दो। 4 फिगर्स दे दी हैं उसने। मेरा ये तजर्बा है कि तकरीबन 80-90% बच्चे ना सही फिगर्स निकाल लेते हैं। ऐसे परेशान करेगा ना, 4 फिगर्स दे दी हैं। या 1 जनवरी 2005 क्या है? हमारे साल का स्टार्ट नहीं, मिड। 1 जनवरी 2005 हमारे साल का मिड है, क्योंकि 30/5 हमारे साल का एंड है ना। देखो तो हमारे साल के मिड में ना एईएल ने इन्वेंट्री बेची मुकरम को 12,000 की, सोल्ड फॉर 12,000। इट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। इट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ये वो पैसे हैं जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए हैं। अब फेयर वैल्यू मुझे चाहिए। सोल्ड फॉर 12, सोल्ड फॉर 12 का क्या मतलब होता है? मैं यार आपको कहूं आई सेल इट टू यू फॉर ₹10, इसका मतलब है ये वो पैसे हैं जो आप मुझे दे रहे हो। तो इंग्लिश समझने की कोशिश करो। एईएल सोल्ड फॉर 12,000। द एनआरवी ऑफ द इन्वेंट्री ऑन 1 जनवरी एंड 30 जून वाज 2224। एनआरवी फेयर वैल्यू होती है, पता है क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू में से माइनस होती है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। IS 2 में आपने पढ़ा था। तो वो फेयर वैल्यू ही एनआरवी होती है अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल वगैरह ना दी हो। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल दी नहीं, इसलिए यही फेयर वैल्यूज होंगी। 2 फेयर वैल्यूज दे दी, और एईएल ने इसको जुलाई 2004 में 35,000 का खरीदा था। ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट है, ये तो कॉस्ट है, इसका क्या करना है? कॉस्ट तो बिल्कुल इग्नोर, फेयर वैल्यू चाहिए हमें। किसकी? इन्वेंट्री की। किस दिन की? जिस दिन ट्रांसफर किया। तो ये तो कॉस्ट है, इसको इग्नोर करें।
ये फेयर वैल्यू क्यों इग्नोर करें 24,000 वाली, क्योंकि ये साल के एंड वाली है। हमें किस दिन की चाहिए फेयर वैल्यू, जिस दिन ट्रांसफर हुआ। चलें इस डिस्कशन को यार कल करेंगे, अब दोबारा मैं कर लूंगा। फिलहाल जो है ना यहां तक आप नोट कर लो, कल इंशाल्लाह इस एडजस्टमेंट को मैं रिवाइज कराऊंगा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट यार, कैमरा इधर रखना।